ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारा इस चैप्टर का। ओके, और ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपके सीयूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में तो कटवा रखा है ये चैप्टर, बट आपके सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जिससे आपको पीछे का बैकग्राउंड भी पता रहे, जिससे अगला चैप्टर आप करिएगा तो ठीक है। तो हम करते हैं आगे का टॉपिक। जैसे कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कुछ, ये टॉपिक्स जैसे हमारे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, द कोल्ड वॉर राइवलरी, द इमरजेंस ऑफ blocks टू पावर ब्लॉक्स, एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, नैम, चैलेंज ऑफ बाइपोलरिटी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, इंडियाज पॉलिसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स है जो कि आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ये वीडियो शायद 2 से 3 पार्ट के अंदर आ जाए, फिर काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर एक पार्ट में अगर बना हो तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, और हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो पहला पॉइंट है हमारा, क्यूबा वॉज अ आइलैंड क्लोजर टू यूएस बट इट वॉज रूल्ड बाय यूएसएसआर। क्यूबा जो है ना एक आइलैंड था, ठीक है, वो यूएसए के पास था बहुत ही, बट उसको रूल कौन कर रहा था? उसको रूल कर रहा था यूएसएसआर। ओके, यूएसएसआर उसको रूल कर रहा था। क्यूबा गोट ऑल एड्स फ्रॉम यूएसएसआर। जाहिर सी बात है, रूल कौन कर रहा था? यूएसएसआर। तो सारे एड्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? यूएसएसआर ही प्रोवाइड कर रहे थे जितने भी एड्स था। क्यूबा वॉज ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रूल कंट्री। क्यूबा जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रूल कर रहा था। ओके, माफ़ी चाहूँगा। ओके, इन इन अप्रैल 1961 USSR president worried that US might invade Cuba and throw off President Fidel Castro, president of Cuba। बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि 1961 में हुआ क्या कि यूएसआर के प्रेसिडेंट जो थे वो थोड़े घबरा गए कि क्या पता यूएस जो है ना कब्जा ना कर ले, इन्वेट ना कर दे वहाँ पे, कब्जा ना कर ले, इन्वेट ना कर दे। किसकी मदद से? फिडल कैस्ट्रो, जो कि क्यूबा के प्रेसिडेंट थे उस टाइम। So, the president of USSR, Nikita Khrushchev, made the Cuba military base and placed nuclear missiles at the coast of Cuba। तो जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुशेव, उन्होंने एक मिलिट्री बेस बना रखा था, ठीक है, क्यूबा में, जो कि वहाँ पे उनका न्यूक्लियर मिसाइल भी वहीं पे था। ठीक है, US became a bit afraid because the place where missiles was placed by USSR. Many states of US were near to US could not afford to lose them। हुआ क्या कि यूएस को जो है ना थोड़ा थोड़ा यूएस जो है ना घबरा गया, क्योंकि क्यूबा उसके पास था। ठीक है, क्यूबा उसके स्टेट से पास था और वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स थे। तो यूएस को थोड़ा डर लगा, क्या पता, घबरा गया, क्या पता वहाँ से उसके जो स्टेट्स थे, कुछ स्टेट्स जो है ना पास में थे, क्या पता अगर वहाँ पे क्यूबा में कुछ हो तो मेरे स्टेट को भी खतरा है, उसको खोना नहीं चाहता था यूएस, इसलिए। आफ्टर 3 weeks यूएस बिकेम अवेयर ऑफ द मिसाइल प्लेस बाय यूएसआर। 3 हफ्ते के बाद क्या हुआ कि यूएस को जो है ना खबर लगा कि यूएसएसआर ने मिसाइल को वहाँ पे रख रखा है क्यूबा में। उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे यूएस के? जॉन एफ कैनेडी। बहुत ही बड़ा रोल इनका है उस टाइम में। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, यूएस एंड यूएसएसआर वर हैविंग मैनी न्यूक्लियर वेपन विद इंटेंसिटी ऑफ 10 to 1500 which could be destroy
द होल वर्ल्ड। यूएस और यूएसएसआर के पास इतने ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स थे जो कि पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते थे उस वक्त। यूएस यूएस वॉर यूएसएसआर, यूएस जो है ना यूएसएसआर को धमका रहा था that if they say any missile approach towards them, they will have to start the war. यूएस ने धमका दिया कि अगर यूएसआर को धमका दिया कि अगर हमारी तरफ थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश किया और हमारी तरफ मिसाइल करने की ज़रूरत भी की ना, तो वॉर स्टार्ट हो जाएगा वहीं पर। आफ्टर द यूएस मेड द स्टेटमेंट यूएसआर बैक ऑफ द रिमूव एंड द मिसाइल्स। जैसे यूएस ने कहा, स्टेटमेंट दिया, तो यूएसएसआर ने अपने मिसाइल जो है वो वहाँ से हटा लिया, पीछे कर लिया। ओके, एंड दिस वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर नोन एज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बिकॉज इट क्रिएट टेंशन इन द होल वर्ल्ड। ओके, ये जो वॉर जो यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में जो था उसको क्या बोला गया, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। इसलिए क्योंकि इसी चीज़ ने जो है ना पूरे वर्ल्ड में जो है ना एक टेंशन आ गया था कि क्या बता अब न्यूक्लियर वेपन्स दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे तो फिर पूरी दुनिया के मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया था लेकिन वो बच गया उस टाइम। क्यूबा मिसाइल वॉर वाज हायर पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग कोल्ड वॉर। अब क्यूबा जो मिसाइल वॉर था उस टाइम उसका हाईएस्ट जो कोल्ड वॉर हुआ ना स्टार्टिंग, तो उसका हाईयर पॉइंट क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के ही माना जाता है। ओके, सो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ ये कुछ ये वाला एरिया, थोड़ा टाइम लग रहा है जूम क्लियर होने में, मैं चाहूँगा। ये वाला एरिया जो है ना क्यूबा का है ये, और ये रहा हमारा यूएस फ्लोरिडा। तो यूएस को डर था कि कहीं उसको शीट ना खो बैठे, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन था। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीजन्स ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन was their difference ideologies. US favored liberal democracy and capitalism, and USSR favored socialism and communism. ये जो रीज़न था ना कोल्ड वॉर का, बेसिकली इसमें आइडियोलॉजी का भी बहुत बड़ा डिफरेंसेस था। क्योंकि यूएस जो है, यूएस किसको फेवर कर रहा था, लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर किसको कर रहा था, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का। तो इसलिए थोड़ा, क्योंकि जो कैपिटलिज्म वाले जो थे डेमोक्रेसी वाले वो यूएस की तरफ गए, और जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के फेवर में तो वो यूएसएसआर की तरफ गए। यूएस वांट अ मल्टी पार्टी और टू पार्टी डोमिनेंस। यूएसएसआर क्या था, क्या चाह रहा था, वन पार्टी डोमिनेंस। जैसे हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है और यूएस में टू पार्टी सिस्टम है अभी तो, और यूएसएसआर में वन पार्टी था उस टाइम। ओके, एंड कम्युनिज्म मीन्स लेबर वर्क फॉर कलेक्टिव गुड्स that is for government and states. Capitalism means refer to as individual gain, that is private gain. कम्युनिज्म में बेसिकली यही कि आप जो है ना जो भी कमाइएगा वो सरकार के लिए, ठीक है, उसमें से आपको कुछ मिलेगा हिस्सा, लेकिन वो ज़्यादा आप अपने स्टेट और गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हैं। और कैपिटलिज्म में क्या है कि आप जो भी कमाएंगे अपने, वो आप खुद का हो, प्राइवेट गेन है वो। अलाइंस में क्या है, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन सिमिलर इंटरेस्ट। अलाइंस मीन्स कोई भी दो समूह जो है ना जिनकी आइडियोलॉजी जो है ना सिमिलर हो, ठीक है, उनका इंटरेस्ट सेम हो, तो वहाँ पे रिलेशनशिप हो जाता है, अलाइंस हो जाता है। इसी को कोल्ड वॉर कहते हैं, सॉरी हाँ कोल्ड वॉर। इट इज कोल्ड वॉर
इट स्टार्टेड आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और ये शुरुआत कब हुआ? वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जो 1945 में ख़त्म हो गया, तब कोल्ड वॉर शुरू हुआ। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड यूएस ड्रॉप 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हिरोशिमा एंड नागासाकी। ओके, जापान ने सरेंडर कर दिया। हुआ क्या कि ये कुछ ऐसा दृश्य था जब हिरोशिमा एंड नागासाकी में यूएस ने अपने 2 न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दिए, नागासाकी एंड हिरोशिमा में। सो इसको अच्छे से समझते हैं। जापान में यूएस ने जो है ना जापान पे 2 एटॉमिक बम गिरा दिए। कौन से हिस्से में? हिरोशिमा एंड नागासाकी में। हिरोशिमा जो गिराया गया उसको नाम दिया गया लिटिल बॉय, और नागासाकी में जो गिराया गया उसको नाम दिया गया फैटमैन। इनके कोड नेम है लिटिल बॉय एंड फैटमैन। ओके, और जो इंटेंसिटी थी वो 10 to 15 किलोमीटर की इंटेंसिटी थी। ओके, लॉजिक ऑफ डेटरेंस means if both countries fought together then it will be difficult to announce winner because both have extreme nuclear power and the both can destroy each other. अब लॉजिक ऑफ डेटरेंस में हुआ क्या कि 2 कंट्री यूएस एंड यूएसएसआर दोनों पावरफुल हैं न्यूक्लियर, और ऊपर से न्यूक्लियर पावरफुल है। तो इसमें दोनों को विनर घोषित करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इसमें हुआ क्या कि कोई विनर नहीं निकला। नो वन विनर विल बी विनर, नो पॉलिटिकल गेन, नो इकोनॉमिक गेन। सो आगे हुआ क्या? एंड दैट इज़ वाई बोथ कंट्रीज डिसाइडेड टू अडॉप्ट लॉजिक ऑफ डेटरेंस। इन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया? लॉजिक ऑफ डेटरेंस, क्योंकि कोई विनर नहीं निकला, कोई भी पॉलिटिकल गेन नहीं कर पाया, इकोनॉमिक भी गेन नहीं कर पाया। ओके, इसलिए कोई भी विनर नहीं निकला। मिलिट्री फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर का मिलिट्री फीचर्स क्या है? इफ 2 कंट्रीज हैव लॉजिक ऑफ डेटरेंस देन दे अवॉइड वॉर, सो कंट्रीज हैव टू स्टे रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल, दैट इज मेंटेनिंग गुड रिलेशंस एंड टेकिंग केयर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब मिलिट्री फीचर्स में क्या था कि जो 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, यदि उनका लॉजिक ऑफ डेटरेंस है तो वो अवॉइड कर सकते हैं अपने वॉर को। सो जिससे कंट्री जो है ना रैशनल रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे और मेंटेन रहे, जिससे गुड्स अच्छे रिलेशन रहे दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है। और जो न्यूक्लियर वेपन है उसको संभाल के रखे, उसको सही से देखभाल करे, जिससे कोई आगे टेंशन ना हो। ओके, अब आगे हमारा मेन टॉपिक है द इमरजेंसी ऑफ 2 पावर blocks. The two superpower blocks, that is US and USSR, wanted to expand their influence on the rest of the world. अब यूएस और यूएसएसआर ने क्या किया कि अपनी जो है ना अपनी आइडियोलॉजी, अपनी इन्फ्लुएंस जो है बढ़ाना चाहा कि हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। दोनों कंट्री जो है ना चाह रही थी। While expanding to the other states, US and USSR promise of the protection, weapons and economic aids against the state local rivals, mostly regional neighbors. अब यूएस और यूएसआर ने क्या क्या प्रोमिस करने लगे कि हम वेपन्स को और इकोनॉमिक्स जो है ना, हम आपको वेपन्स देंगे, हम आपको इकोनॉमिक एड्स देंगे, जिससे आप जो है ना अपने लोकल जो राइवल्स हैं उसके खिलाफ जो है ना आप लड़ सकते हैं, आप आराम से रह सकते हैं, ठीक है। मोस्टली रीजनल, मतलब अपने जो आसपास के थे ना उन्हीं इलाके में। द मोस्ट डिवीजन टुक प्लेस इन यूरोप, ज़्यादातर डिवीज़न कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। ओके, मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जो जितने भी कंट्रीज थे ना वेस्टर्न यूरोप में, वो किसके साइड गए? यूएस, वर नॉन एज, इसको वेस्टर्न अलायंस कहा गया। ओके, the Western Alliance formed itself into an organization known as North Atlantic Treaty Organization, NATO। बहुत important है NATO। ओके,
जो वेस्टर्न अलायंस की जो वो है ना ऑर्गेनाइजेशन, जो उनको नाम दिया गया नेटो। इट कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949, 1949 में, 1949 में ये बना। ठीक है, वेस्टर्न अलायंस। इसमें बहुत सारे मतलब कंट्रीज थे, जैसे कि 12 कंट्रीज थी इसमें, नेमली बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूएस एंड यूके। ये सारे कंट्रीज थी नेटो में उस वक्त। द नेटो डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका would be regarded as an attack on all of them। नेटो का एक उनका मोटिव है कि अगर उनके ऊपर किसी ने भी अगर अटैक किया नेटो कंट्रीज में, सपोज कल के दिन, सॉरी, सपोज कीजिए कि अगर फ्रांस पे किसी ने अटैक कर दिया, ठीक है, किसी कंट्री ने, जैसे कि नॉन नेटो कंट्री ने, तो क्या होगा कि सारे कंट्रीज जितने भी नेटो के मेंबर है ना, वो सारे मिलके उस जो फ्रांस पे अटैक किया उसको वो मारेंगे। ये मोटिव था कि अगर कोई भी अटैक करेगा तो हम उसके खिलाफ मारेंगे, उसको मारेंगे ना। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, द यूएस बिल्ड अलायंस सिस्टम कॉल्ड एज साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सियाटो एंड सेंटो। अब ईस्ट के साइड में और साउथ ईस्ट एशिया के साइड में, और जो वेस्ट एशिया जो है, मिडिल ईस्ट, यूएस ने क्या किया, अपना अलायंस बनाया। ठीक है, उसका नाम दिया गया सियाटो एंड सेंटो। ठीक है, द कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप जॉइन यूएसएसआर। अब जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे, उन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन किया। इनको क्या नाम दिया गया, ईस्टर्न अलायंस। ओके, द ईस्टर्न अलायंस नॉन एज वॉर्सो पैक्ट। अब वॉर्सो पैक्ट जो है वो कब बना, 1955 में। ये किसको वैसे ये जो है ना वॉर्सो पैक्ट किसको खिलाफ बनाया गया था। जैसे यूएस ने अपना नेटो कंट्रीज बनाए थे, वैसे ही यूएसएसआर ने जो है ना अपना वॉर्सो पैक्ट बनाया। ठीक है, इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नेटो फोर्स इन यूरोप। यूरोप में जो है नेटो के फोर्सेस के खिलाफ बनाया, उनके अगेंस्ट। कम्युनिस्ट चाइना क्वारल विद द यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950s एंड 1969। दे फॉट ए ब्रीफ वॉर ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। अब कम्युनिस्ट जो चाइना है, उन्होंने यूएसएसआर की तरफ बढ़ा कब, 1950s में, जो कि 1969 में जो है ना एक छोटा सा वॉर था उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लिए। द अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वाज द नॉन अलाइन मूवमेंट। अब अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या था, नैम का, विच गेव न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ए वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस। अब जो वॉर्सो पैक्ट और नेटो के अलायंस में नहीं थे जो कंट्री, जो अभी अभी नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, आज़ादी जिनको मिलेगी, उन्होंने क्या किया कि एक नया अपना ग्रुप बनाया, जिसको नाम दिया गया नैम। ओके, द स्मॉलर कंट्रीज वर of more help to the superpower because they were the means to gain vital resources such as oil, minerals, location, spy each other and the launch weapons। अब जो छोटे कंट्रीज है, अब जो छोटे कंट्री है उनको हेल्प के लिए जो है ना, ज़्यादा हेल्प के लिए जो सुपर पावर्स जो कंट्रीज है ना, वो तैयार हो गई थी। बिकॉज क्योंकि उनको प्रोटेक्शन दिया गया कि आप जो है ना, हम आपको वेपन्स देंगे, ठीक है, हम आपको बचा के रखेंगे, इसकी जगह हम आपको इसकी जगह आप हमें ऑयल्स मिनरल्स ये दीजिए। ठीक है, जैसे कि अब ये देख सकते हैं आप,
ये मैप है उस वक्त का। जो येलो वाला कंट्रीज़ है, ठीक है, जो येलो वाला कंट्री है वो नेटो के मेंबर्स हैं, ठीक है। ओके, ये नेटो मेंबर्स की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये तुर्की, ग्रीस सारे हैं। और जो रेड कंट्रीज़ हैं ना, ये सारे जो हैं वार्सो पैक्ट के मेंबर हैं, कंट्रीज जितने भी हैं। अब जो ये ग्रीन वाला एरिया जो है ना, वो कम्युनिस्ट नेशंस हैं, ठीक है। और बाकी जितने और कंट्रीज थे वो तो नेम के साथ गए हैं, ओके। ये सारे स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे। तो आज वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। आप हम अगला वीडियो में जो है ना, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, ओके। सो आज यहीं पे रहने देते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम आप जो है ना इस मैप को अच्छे से देख लीजिए, कौन कौन सी कंट्री किस किस ग्रुप में थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे और भी टॉपिक्स, जैसे कि नैम को किसने बनाया, कौन कौन से मेंबर थे उसमें, ओके। सो अब हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ओके।